ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं वसतुल्ला ख़ान और ज़रार खोड़ो। भारत जितना बड़ा मुल्क है उसके तज़ादात भी उतने ही बड़े हैं। वहाँ की रियासत मणिपुर में पिछले 2.5 माह से नस्ली फसादात हो रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है जिसमें औरतों को बरहना परेड कराया जा रहा है, उनका गैंग रेप हुआ है। इस पर मोदी सरकार पर बहुत तनकीद हो रही है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कर्ज़ की। जी, हमारा मुल्क जो है वो तो कर्ज़ की जकड़ में है ही। हम मज़ीद कर्ज़ लेते हैं पिछला कर्ज़ उतारने के लिए। पिछले 1 साल में जो महंगाई हुई है, बेरोज़गारी हुई है, लोग भी मजबूर हो रहे हैं कर्ज़ लेने के लिए। तो डिजिटल ऐप्स जो हैं वो किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं, हरास कर रही हैं, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रही हैं। इसका एक अफसोसनाक वाक़या पिछले हफ्ते पेश आया जब रावलपिंडी के एक साहब ने बेरोज़गारी और माशी तंगी की वजह से वो इन लोन ऐप्स के हत्थे चढ़ गए। उनका नाम था मोहम्मद मसूद। 42 बरस उनकी उम्र थी, उनके बच्चे, उनकी बीवी। पता ये चला बाद में कि बेरोज़गारी से तंग आने के बाद उन्होंने एक लोन ऐप से 13,000 का कर्ज़ा लिया, जो चंद रोज़ में बढ़ के 1 लाख हो गया। उससे उतारने के लिए एक और ऐप से रुजू किया और कुछ अरसे में वो कर्ज़ा भी जो है कोई 7-8 लाख तक जा पहुंचा। ये जो लोन ऐप्स हैं ये किस तरह से अपने सार्फिन को तंग करते हैं, उसकी एक झलक हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ताकि ये अंदाज़ा हो कि उनकी ब्लैकमेलिंग और उनकी जो हरासमेंट है उसका लेवल क्या है। देखिए, मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे तक कर रहे हैं घंटे में या नहीं? सर मुझे 2 दिन का देते हैं क्योंकि मैंने नहीं मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से माना तुम्हारे मुंह पे बकवास की 2 दिन की। सर मैं बकवास कर रहा हूँ, 12 बजे तक पेमेंट करें या नहीं करे? तुम 2 दिन से आ रहा है। 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना अरेंज। बकवास कर रहे आगे से। ये अपनी बहन की बात सुन ले। अब ऑन कॉल में तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे दलील किस्सा कर रहा हूँ। सुनिए अब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र। कौन बात कर रहा है? मैडम उदार से कंपनी से बात करें, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। मोहम्मद आसिफ, क्या लगता है आपके? जानने वाले क्या मसला? जानने वाले क्या? जानने वाले ताल्लुक क्या आपका इनके साथ? आप मुझे मसला बताए ना। जब मैंने आपको मसला ये है कि यार इस बंदे ने ना कंपनी से लिया है कर्जा, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी के साथ। तुम्हारा नंबर इसने लिखवाया ग्रंटर में। मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके जलील करना स्टार्ट करूँ? अच्छा, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और ये जो मोहम्मद मसूद हैं, इन्होंने अपनी एक ऑडियो मैसेज छोड़ा अपनी खुदकुशी से पहले, और उन्होंने बताया कि मैं तंग आके ये स्टेप ले रहा हूँ। और हम और आप इस प्रोग्राम पे काफ़ी इसकी पहले बात कर चुके हैं। 1 साल से हम लोगों को भी खबरदार कर रहे हैं, हम इंतज़ामिया और हुकूमत को भी तवज्जो यहाँ पर लगाने की डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले किस तरह का कोई हादसा हो एक्शन लिया जाए। अच्छा, कुछ एक्शन लिया गया था, उसका क्या बना वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो अभी क्लिप थी ये मोहम्मद मसूद साहब की ही थी, मैं क्लियर कर देता हूँ। और ये जो दूसरी लाइन पर थे जो इनको हरास कर रहे थे, ये भरोसा ऐप के एक एम्प्लॉई हैं। 40 से ज़ायद अब ऐप्स ब्लॉक हो गई हैं। नाम भी बड़े मज़ेदार है, योर कैश, माई कैश, फेयर लोन, सुपर्ब लोन्स, क्विक कैश, मिस्टर लोन। तो ये सब इनका यही है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अभी इसी माह भोपाल में, भारत के शहर भोपाल में एक मियाँ बीवी ने खुदकुशी की, अपने बच्चों को भी जहर पिला दिया। और वो इसलिए कि जो मियाँ ने हस्बैंड ने लोन लिया था, और क्योंकि ये जो ऐप्स हैं ये आपकी ना सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट पर आपकी गैलरीज तक भी एक्सेस कर जाती हैं, तो उसका कोई एक प्राइवेट फ़ोटो लेकर पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उन्होंने भेज दिया था। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्डिंग अभी चलाई है, हमने सिर्फ एक हिस्सा चलाया है, इसमें वो भी कह रही है कि हम आपकी गैलरी में जाएं क्या? ब्लैकमेलिंग है ना, ब्लैकमेलिंग, बेसिक ब्लैक। तो ये जो खुदकुशी का वाक़या हुआ पिछले हफ्ते, ज़ाहिर है कि उस वक्त काफ़ी कवरेज हुई पाकिस्तानी मीडिया में। हम ये देखना चाहते हैं कि तब से लेके अब तक हुकूमत ने क्या किया है। और इसमें हम जानते हैं कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। FIA ने अपनी एक कार्रवाई की है, कुछ लोग अरेस्ट किए हैं, छापे मारे हैं। स्टॉक एक्सचेंज अपना SECP वाले जो हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। गूगल वालों ने कहा है कि हमने भी अब जो है सख्ती की है और हमने प्ले स्टोर से काफ़ी सारी ये ऐप्स जो कि अनलाइसेंस्ड हैं वो हमने बैन किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे साथ प्रोग्राम में अमेरिका से शामिल हो रहे हैं सलमान सूफी जी। वो उनकी एक गैर सरकारी तंजीम है जो ज़बरदस्त काम करती रही है। आजकल वो सरबराह हैं वज़ीर आज़म की स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव के को उसको वो हेड कर रहे हैं और इस सारे मामले पर वो पॉइंट पर्सन है गवर्नमेंट के।
तो सलमान सूफी साहब, जिस तरह हमने थोड़ा सा हमने इख्तिसार से बताया कि ये जो इतने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा बताएंगे कि पिछले हफ्ते से लेकर अब तक जो है वो क्या कार्रवाई हुई है ताकि मज़ीद लोग इसका शिकार ना हो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जिस तरह आपने बिल्कुल इसका एक सही रुख पेश किया इस तस्वीर का कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंडिया में बाकी भी मुल्कों में चलती है, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई तो उसमें अनफॉर्चुनेटली इसकी रेगुलेशन जो है वो इतनी रोबस्ट नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ये अमूमन तौर पे जब भी कोई आप इस तरह की फाइनेंशियल कंपनीज को इजाज़त देते हैं कि आप लोन्स ऑफ़र करें या फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ़र करें, तो उसके पीछे एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है कि लोन आप अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, अगर आप लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में आप पे क्या एक्शन लिया जा सकता है, और वो एक्शन लीगली तौर पे लिया जा सकता है और आप खुद उसको अपने कंज्यूमर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये सिस्टम मौजूद नहीं था, तो जनवरी में मुझे याद है कि पिछले साल आपका एक आर्टिकल भी था इसके ऊपर डॉन में जो आपने लिखा था, तो जनवरी में हमने इसके ऊपर एक ऑलरेडी मीटिंग की थी SCCP के साथ जिसमें SBB भी थे, और उसके बाद काफ़ी इसमें चेंजेस ये आई थी कि पहले ये डिपार्टमेंट्स जो थे उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी आपस में वो इतनी कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। तो उसके बाद फिर देन दे मेड अ जॉइंट टास्क फोर्स जिस पे, और इसमें इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए, आपस का डेटा शेयर किया। फॉर एग्जांपल SCCP ने जिनको रेगुलेट नहीं किया हुआ था, जिनको ऑथराइज नहीं किया हुआ था, उसका डेटा FIA के साथ शेयर किया जाता था, SBP के साथ शेयर किया जाता था, और SBP फिर बैंक्स को भी आगे से नोटिफाई करता था कि अगर ये इस तरह की बैंक्स ऐप जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट में खोलने की कोशिश करती हैं तो आपने उनको नहीं खोलने देना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक खुदकुशी का भी वाकया हुआ जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया, और इस तरह की ये तो एक सामने आया है, लेकिन बहुत से ऐसे सिटीजन्स हैं जो कि अभी भी इन एप्स की जो हैं वो जिसको कहते हैं प्रेडिटरी बिहेवियर के अंदर शामिल हैं। तो उसके बाद जब ये खुदकुशी का भी वाकया हुआ तो गूगल से भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि गूगल से जो कॉरेस्पॉन्डेंस SCCP की थी वो इस खुदकुशी के वाकये से पहले की चल रही थी, और गूगल ने मई में अपनी पॉलिसी में चेंज किया था कि उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई हम जो ऐप्स अगर इस पे आएगी, कोई क्वालिफाई करना चाहती है, तो उन्होंने अपने पहले डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं कि क्या वो SCCP के साथ रजिस्टर्ड हैं, क्या उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तो उसके बाद ही वो उसको लाने थे। लेकिन जहाँ पे उनसे भी कोताही हुई कि वो जो एप्स जिनके पास नहीं था उनकी एक अकाउंटेबिलिटी नहीं की गया और उनको डिलीट नहीं किया गया। अब टू कमिंग बैक टू यू द आंसर योर क्वेश्चन कि लास्ट वीक से बल्कि उससे पहले भी जो कोऑर्डिनेशन चल रही है उसमें अराउंड 50+ ऐप्स जो हैं आइडेंटिफाई हुई थी, जिसमें से 43+ जो हैं जिनको प्ले स्टोर से हटाया जा चुका है। उसके अलावा जो उनके ओनर्स और उनके जो भी जो लोग जो जिस तरह आपने भी फ़ोन कॉल भी सुनाई कि जो इसको रिकवरी जिनको करवा रहे थे जिनसे वो, उनको भी अरेस्ट किया गया है और उनकी भी प्रोसिक्यूशन जो है वो जारी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स भी पकड़े गए हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर भर्ती करके सिर्फ इसी मकसद से रखा गया था कि वो ट्रेन करें लोगों को कि आपने ब्लैकमेल कैसे करना है, आपने बदतमीजी कैसे करनी है। और इसी सेंस में अब जिस तरह ये 43 ब्लॉक हुई हैं तो ये दिस सिस्टम विल कंटिन्यू एंड, और हम इस सेकंड स्टेज पे हैं कि अब हम ये भी एक रेगुलेशन अनाउंस करें कल, जिसकी एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दोबारा स्केड्यूल है कि जिसमें अब मेरी सजेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स या एक औरत डिफॉल्ट करती है तो उसके पीछे एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपके पास एक क्रेडिट रिपोर्टिंग हो कंज्यूमर की, कि जिसमें आप उसको रिपोर्ट करें उसके ID कार्ड की बेस पे, कि ताकि कल को वो कभी किसी जगह पे लोन लेने जाता है या बैंक अकाउंट खोलता है तो आप उसको एक रेगुलेटरी तौर पर आप प्रोहिबिट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप फोन उठा के तो उसको ब्लैकमेल करें या उसके रिश्तेदारों को फोन करें। और ये फोन भी जो ये कर रहे थे लोग, ये जो लोग अनफॉर्चुनेटली अनअवेयरनेस ना होने की वजह से किसी ने अपने दोस्त का नंबर दे दिया, किसी ने अपनी बहन का नंबर दे दिया और उनको बताए बगैर दे दिया। तो जो फिर वो उन्होंने उसके थ्रू फेसबुक पे गए, फेसबुक पे उन्होंने उन लोगों के प्रोफाइल ढूंढे, फिर उसके थ्रू उनके फ्रेंड्स को ढूंढा इंस्टाग्राम पे और इस तरह की सोशल मीडिया ऐप्स पे, और फिर इसी तरह उनको कांटेक्ट करके तो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि जो कि एक ऑब्वियसली प्रेडेटरी प्रैक्टिस है। अच्छा सलमान, अभी आपने भी फॉरेन नेशनल्स के जिक्र किया, तो जब इस पर हम पिछले साल इस पर काफ़ी हमने प्रोग्राम्स किए थे, तो मुताहिर खान है डॉन के डेटा दरबार भी चलाते हैं और ज़की खालिद, तो वो उन्होंने जब इस पर एग्जामिनेशन की तो पता लगा कि ये जो प्रैक्टिस है ये बेसिकली मतलब एक तरह से शुरू हुई थी चीन से,
और चीन में भी इसके बारे में बड़ी स्टोरी है। और ये जो एप्स हैं इनका अगर आप बैक स्टेज इनको देखें, इनकी जो कोडिंग है, तो ये तकरीबन वही है जो चाइनीज ऐप की थी, इनफैक्ट यूजर इंटरफेस भी है। क्या आप ये तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो फॉरेन नेशनल्स अरेस्ट हुए हैं वो चाइनीज थे? नहीं, इसकी अभी जो डिटेल है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन दे आर नॉट चाइनीज, लेकिन दे आर फ्रॉम अदर नेशनलिटीज। इसमें आप कह सकते हैं कि एक आधा एशिया का भी बंदा शामिल है, लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनको चार्ज नहीं किया गया, सो आई डोंट थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट टू यू नो मार्क द नेशनलिटी। अच्छा, जो पाकिस्तानी इसमें जो आप कह रहे थे जो इनको चला रहे थे या जो इनके एजेंट थे, उनकी क्या कोई प्रोफाइल सामने आई है? क्योंकि ये भी अब बहुत खबरें गर्दिश करती है ना, आपको पता है। तो एक ये भी बात हो रही है कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लॉट्स ऑफ रूमर्स आर फ्लोटिंग अराउंड। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकें कि अब तक जो इन्फॉर्मेशन आप रिवील कर सकते हैं वो इसको सपोर्ट कर रही है? जी 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 बिल्कुल। ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये एक दिस वाज अ बर्निंग क्वेश्चन कि ये जो एप्स अगर यू नो ऑपरेट कर रही हैं, या इनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो इनके लोग हैं, वो किस तरह इस चीज को कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने पहले अभी बात की कि क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना कमजोर था कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने और आपने मिलकर एक कंपनी खोली, अब उस कंपनी में मैंने ऐप डेवलप की जो मैंने गूगल प्ले स्टोर पे चढ़ा दी, क्योंकि मेरे पास मुझसे गूगल ने कुछ पूछा नहीं कि भाई मेरी SCCP के साथ रजिस्ट्रेशन है नहीं है। और वो उन्होंने फिर इन्होंने जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर, कराची में लिटरली इन लोगों ने प्लाजाज रेंट किए हुए होते हैं, और वो प्लाजा पूरे के पूरे प्लाजाज में इन्होंने ये लोगों को वो हायर करते हैं जॉब का झांसा देके कि भाई आपने सिर्फ कॉल्स करनी है। और फिर हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें ये पता चला कि उसमें देवर सॉर्टिंग आउट द एप्लीकेंट्स बाय कि भाई जो सबसे ज्यादा बदतमीजी है, जो सबसे ज्यादा इस तरह की जिसे कहते हैं ना आप बदमाशी कर सकता है, तो उनको हायर करके रखा हुआ था कि ताकि वो फोन पे कर सकें। और ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो प्राइवेटली तौर पर ऑर्गेनाइज होकर ये काम कर रहे थे विदाउट इवन रजिस्टरिंग द प्रॉपर फर्म्स। इसमें अब एक फर्म का जो नाम आ रहा है बार बार वो बरवक्त के नाम से जो कर रहे हैं, अब वो फर्म जो है वो SCCP के साथ रजिस्टर्ड है जी। तो इसीलिए उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो गूगल में दिया, लेकिन उनकी भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रेडिटोरी हैं। तो इसीलिए अब हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी वो मीटिंग है SCCP के साथ, FIA के साथ, कि उनकी अगर वो रजिस्टर्ड भी हैं तो क्या पता उन्होंने अगर फॉल्स अपनी डिक्लेरेशन के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है कि फॉर एग्जांपल दे आर सेइंग दैट फाइनेंशियल सर्विसेज बट दे आर चार्जिंग दिस मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड आस्किंग फॉर द लोन्स बैक इन 60 days और 30 days which is illegal। तो हम उसकी बेस पे फिर प्रोसिक्यूशन करना चाह रहे हैं कि हम उनको फिर उसकी बेस पे हटाएं, और फिर जो भी और कंपनीज जो रजिस्टर्ड भी हैं लेकिन वो अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रही हैं तो फिर उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाए। ठीक है सलमान, एक वक्फा लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। जी, तो हम बात कर रहे हैं ये डिजिटल कर्ज़ों की, जो कि बड़े आसान और बहुत ही तेज़ी से दिए जाते हैं, लेकिन उसमें ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट का एलिमेंट है। इस हद तक कि पिछले हफ्ते एक साहब ने खुदकुशी कर ली। सलमान सूफ़ी हमारे साथ हैं। सलमान, आप जिस तरह से बता रहे थे कि अब चूँकि थोड़ा सा एक क्रैकडाउन हुआ है, काफ़ी सारी जो 2 नंबर ऐप्स हैं उनको बंद किया गया है, लेकिन अब प्योरली एक सारिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मजबूर हूँ, मुझे बार बार ये ऐड आ रहा है मेरे YouTube पे कि हम आपको कर्जा दे सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हाउ विल आई नो कि ये जो सामने ऐप आ रही है मेरे प्ले स्टोर पे, ये जेन्युइन है नहीं है, इनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं? या अगर जेन्युइन है भी तो इसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं? बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें अब जो SCCP के साथ जो रेगुलेशंस बन रही हैं उसमें सबसे पहले अवेयरनेस का कैंपेन है, और इसमें उनकी वेबसाइट के ऊपर और SPP की वेबसाइट के ऊपर हम रेकमेंड कर रहे हैं उनको फ्रॉम द PMO कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये लाइव होना चाहिए कि आपकी जो भी एप्स हैं जो खासतौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, कौन सी लेजिटिमेट है, कौन सी इलेजिटिमेट है। और गूगल के साथ हमारा जो चल रहा है या एप्पल प्ले स्टोर के साथ, कि उनके एक तो कि जो उनकी SCCP के साथ वो वेरीफाई कर लें कि दे आर रजिस्टर्ड एंड दे आर लीगली अलाउड टू डू द बिजनेस इन द कंट्री, तो वो फिर उसको फौरी बेस पर उन ऐप्स को रिमूव कर दिया करें कि जब SCCP को SCCP उसके बारे में कंप्लेन करे। सेकंड, इस पे हम एक पोर्टल पे काम कर रहे हैं कि जिसमें लोग जो हैं वो डायरेक्टली तौर पर अपना इंफॉर्मेशन भेज सकें कि भाई उन्होंने किसी ऐप के साथ अगर बिजनेस किया तो उसमें कोई इशू आया। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर जो चीज़ होगी, जो मैं आपके शो से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि लोगों को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्रंच की सिचुएशन है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर सम असिस्टेंस, लेकिन आप ऐप को यूज़ करने से पहले अगर जब ये SCCP के पोर्टल पे जाएं, SCCP के वेबसाइट पे जाएं, और नेक्स्ट वीक से जब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ लें
और उसको देख लें कि ये ऐप जो है ये वाकई ये पाकिस्तान की ऑथराइज्ड ऐप है और ये इलीगल काम तो नहीं कर रही, जिससे पहले कि आप उससे लोन लें। और अगर आप अगर कोई लोन ले भी लेते हैं और उसमें आपको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर FIA को और फौरी तौर पर जो है SCCP को, उनकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप उनको नोटिफाई करें और ताकि उस पर फिर जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सके। अच्छा सलमान सूफी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि जो आदमी 10,000 रुपये बेचारा लोन ले रहा है वो SCCP की वेबसाइट पे प्रैक्टिकली पता नहीं जा के वेरीफाई कर सकेगा या नहीं, इसलिए कि उसकी डेस्परेशन का आलम देखें ये कि जो 10,000 के लिए इनके पास जा रहा है, प्रैक्टिकल बात। दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी 12 अगस्त तक, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह आ जाएगी। तो आप जो कानून साजी की बात कर रहे हैं या ज़वाबित बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें तो फिर खला में नहीं रह जाएंगी। फिर इलेक्शन सीज़न है, आगे हुकूमत आती है नहीं आती है, तो हमारी जो गुफ्तगू है उसकी उम्र क्या 12 अगस्त तक है या उसके बाद भी ये ठोस ज़ाब्ते सामने आ सकेंगे? जी बिल्कुल, जो आपका पहला पॉइंट है कि जो इंसान मजबूर है, जो 5,000 10,000 का कर्ज ले रहा है, उसके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसको इतना नहीं पता कि उसने वेबसाइट पर जाके वेरीफाई करना है। इसीलिए बैंक्स को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं SPP के थ्रू के बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पे भी कोई फाइनेंशियल सर्विस है, वहाँ पे पोस्टर्स, वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये लोग इन ऐप्स के बारे में जानते ही सोशल मीडिया के थ्रू हैं, तो सोशल मीडिया को भी यूज करके तो ये अवेयरनेस कैंपेन फैलाई जाएगी कि भाई आप कोई भी ऐप पे साइन अप करने से पहले प्लीज वेरीफाई कर लें। अगर आप इस ऐप पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वही 2 सेकंड आप इस वेबसाइट पे भी स्पेंड कर लें, ताकि आप देख लें कि क्या ये वेरीफाइड है या नहीं है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन इलेक्शन से मुतल्लिक, तो जो कवायद और ज़वाबित बन रहे हैं वो ऑलरेडी लेजिस्लेशन के अंदर कवर्ड हैं, उसके लिए कोई एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन के अंदर अभी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वो सिर्फ एक जो किसी कोताही कर लें या उसको कहते हैं कह लें कि भाई जो पहले स्ट्रिंजेंट बनने चाहिए थे रेगुलेशंस वो नहीं बने, जो अब इंशाअल्लाह ताला बनेंगे और वो अगस्त से पहले ही 14 अगस्त से पहले वो कंप्लीट हो जाएंगे, बल्कि उसमें से काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी कल अपडेट मिलेगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला सोशल मीडिया पर शेयर। इसका मतलब है कि लागू हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल लागू हो जाएंगे, और ये इसका क्योंकि लेजिस्लेशन अभी ज़रूरत नहीं है तो केयर टेकर सेटअप से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त असेंबली की ज़रूरत नहीं है इन कवायद और ज़वाबित को ज़ाबित करने के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मैं बताऊं आपको, जब इस पर पहली दफ़ा जिक्र किया है ना, उसके बाद अभी भी अगर मैं अपने ट्विटर के DMs खोलूँ तो मैं आपको 50 मैसेजेस सुना सकता हूँ। आपको याद होगा कि जुमे के रोज़ एक शख्स की कॉल आई थी कि मैं ड्राइवर हूँ, और वो उससे बात नहीं की जा रही थी क्योंकि वो ज़ारो कतार हो रहा था, और उसने ये बताया। अच्छा, ये तो देखें, अब ये अगेन डेस्परेशन की बात है ना, लोगों को पैसे चाहिए। 2-3 और 4 स्कैम्स भी चल रहे हैं, उनके बारे में भी लोगों ने मुझे बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको इनवाइट दिया जाता है कि जी ये कस्टम फ्री मतलब ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिलते हैं, आप पैसे देते हैं, आपको कभी कुछ मिलता नहीं है। एक और स्कैम चल रहा है कि हमें इतने लाख दें तो हम आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट करा लेंगे US कॉन्सुलेट में। तो वो देख रहे हैं ना कि लोगों को सस्ती चीजें चाहिए, डेस्परेशन की खरीदो फरोख्त हो रही है ना। जहां तक ये जो हरासमेंट की बात है, तो कुछ लोगों को शायद याद होगा कि तकरीबन 20 साल पहले अगर आप जाएं तो जो बैंक्स की लोन्स डिपार्टमेंट्स थी और क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट्स थी, वो बाकायदा हायर्ड करती थी कलेक्शन, जी कलेक्शन बेसिकली जी ऐसे ही कलेक्शन डिपार्टमेंट्स को, नाम तो बड़ा खूबसूरत है कलेक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन बेसिकली वो हुंडे होते थे, गुंडागर्दी करते थे, आप घर आके बैठ जाते थे, दिन रात आपको कॉल करते थे। फिर उसके ऊपर एक कंज्यूमर की तरफ से बैकलैश आया, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन या SCCP की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, और ये प्रैक्टिस बंद हो गई। तो उम्मीद है कि इसके साथ भी ये किया जाएगा और हमें और मोहम्मद मसूद जैसी कहानियां नहीं सुननी, इस तरह के और केसेस नहीं होंगे। फिलहाल यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत की, और वहाँ पे मोदी सरकार पर क्यों बहुत तनकीद हो रही है, इसका जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। सब जानते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, और बड़े मुल्क के साथ एक मसला होता है, जो रियासतें दारुल हुकूमत के करीब होती हैं वहाँ चीखो पुकार अगर हो तो उसकी सदा पहुँच जाती है दारुल हुकूमत जल्दी, लेकिन जो दूर दराज रियासतें होती हैं उनकी चीखें वहीं दब जाती हैं, फासला उन्हें खा जाता है। ऐसा ही सूरत हाल इस वक्त यह है कि भारत की दूर दराज शुमाल मशरक़ी रियासत है मणिपुर। रकबा इसका ज़्यादा से ज़्यादा कराची के बराबर होगा। उत्तर प्रदेश का रकबा अलबत्ता पाकिस्तान से ज़्यादा है, मणिपुर इससे भी कम।
तो वहाँ पिछले 2.5 महीने से किश्तो खून चल रहा है। 2 नस्ली बरादरियाँ हैं, उनके दरमियान लगभग सिविल वॉर वाली कैफियत है। अब तक 150 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, 60,000 बेघर हो गए हैं, 2,000 घर तबाह हो चुके हैं, 7,000 के लगभग अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। सारा झगड़ा मैती और कुकी बरादरी के दरमियान है। मैती अक्सरियत में है, कुकी अक़लियत में है। मैतियों की मेजॉरिटी हिंदू है, कुकियों की मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियन है। और चूँकि पसमानदा हैं मैती के मुकाबले में कुकी, तो पसमानदा ज़ातों के लिए जो जॉब्स का कोटा होता है या तालीमी कोटा होता है वो उन्हें थोड़ा सा महफूज करता है। अब अक्सरियत भी ये इंसिस्ट कर रही है कि उस कोटे में हमें भी हिस्सा दिया जाए, तो अक़लियत ये कह रही है कि फिर हमारे लिए क्या बचेगा, सब तो आप ले जाएंगे। कोई तवज्जो नहीं दे रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। 2 दिन पहले एक वीडियो आती है और उसके बाद सबको पता चलता है अच्छा मणिपुर में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। उस वीडियो में हुआ क्या कि 2 ख़वातीन को सरे बाज़ार घुमाया जा रहा है, फिर उन्हें गैंगरेप का निशाना बनाया गया है। उसके बाद भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ़ को भी झुरझुरी आई और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी मुतवज्जो हुआ है। जो वीडियो 2 दिन पहले मंज़र आम पे आई वो दरअसल आज की नहीं है, वो 4 मई की है, यानी लगभग 2.5 महीने पहले की, जब ये फसादात शुरू हुए थे। उस वक्त अक्सरियती मैती बरादरी के लगभग 1000 मुसल्लह अफराद ने ज़िला थोपल में कुकी बरादरी के एक गांव पे हमला किया था। वीडियो में जो ख़वातीन नज़र आ रही हैं उनको ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि उनके साथ जो उनका एक साहबजादे थे और एक ज़ईफ़ आदमी थे उनको भी कत्ल कर दिया गया। और इस खातून को बचाने की कोशिश में इनके वालिद जो हैं वो भी मारे गए। 4 मई के इस वाक़े की FIR 14 दिन बाद 18 मई को पुलिस ने दर्ज की। मुलजिम आज 2.5 महीने बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सकें। पुलिस कहती है हुजूम था, हम किस किस को शनाख्त करें। मणिपुर में BJP की हुकूमत है। वज़ीर आला बायरन सिंह का ताल्लुक़ भी अक्सरियती मैती बरादरी से है। पुलिस कहती है कि उन्होंने इन ख़वातीन को हुजूम से बचाने की कोशिश की, लेकिन हम क्या करते, हम थोड़े थे और वो ज़्यादा थे, वो पकड़ के ले गए। अच्छा विक्टिम्स जो 2 हैं, एक अपनी 40s में थी और एक अपनी 20s में, और एक के जो मियाँ हैं वो रिटायर्ड सूबेदार हैं जिन्होंने कारगिल में भी सर्व किया और श्रीलंका में भी सर्व किया। उनका भी मैं बयान पढ़ा था कि मैंने इस मुल्क का दिफा किया है लेकिन कोई मेरी बीवी का दिफा नहीं कर सका। एक विक्टिम का कहना है कि वो शनाख्त तो नहीं कर सकती क्योंकि हजूम था और वो ऑब्वियसली ट्रॉमेटाइज थी, लेकिन एक जो उनका अटैकर थे, रेपिस्ट थे, वो उनके भाई के दोस्त थे। हमेशा ये ऐसे अच्छा जो अपने पुलिस की बात की ना, मैं बस ये आपको बताता चलूं कि विक्टिम्स का ये भी कहना है कि जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने आपकी हिफाजत की, उन्होंने कहा हिफाजत किया वो उन्होंने ही तो हमें यहाँ छोड़ के गए थे ताकि हजूम हमारे पर हैंड ओवर करें। अच्छा मणिपुर इस कोई नॉर्मल रियासत नहीं है। पिछले 4 अशरों से वहाँ एमरजेंसी की सूरत हाल है, इसलिए कि वो वहाँ एक तरह से छापा मार गोरीला लड़ाई जा रही है, मरकज़ के खिलाफ खासा रिजेंटमेंट है। तो 124 नीम फौजी कंपनियां और 184 फौजी कंपनियां इतनी छोटी सी रियासत में मौजूद हैं। उसके बावजूद 2.5 महीने से ये सब कुछ हो रहा है। मोदी साहब ने कोई 2.5 महीने इंतज़ार किया और जब ये वीडियो आई तो उसके बाद वो मजबूर हुए और उन्होंने कहा कि भारत का शर्म फसादात की वजह से नहीं, इस वीडियो की वजह से शर्म से झुक गया है और मेरा दिल इस वक्त गुस्से और तकलीफ से भरा जिससे मुझे कठुआ का गैंग रेप केस याद आता है जिसमें 4 साल की बच्ची को रेप एंड मर्डर किया गया था और फिर बीजेपी ने उनको हार पहनाए, और मुझे बिल्किस बानो का केस भी आता है। यकीन इनसे भी शर्म आती है। अच्छा यहाँ पर मैं वहीं आ रहा हूँ। अब इसमें इस तरह के केसेस में ना फेक न्यूज़ जलती पर तेल, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देता हूँ। पहले एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है कि जो कुकीज़ो हैं वो मेती ख़वातीनों पर इस हमले कर रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं। अच्छा जंतर मंतर में आप ये देख रहे हैं, जंतर मंतर में मेतियों की एक मुजाहरा होता है और वो एक पोस्टर उनके हाथ में है और ये कहा जा रहा है कि जी ये मेती कम्युनिटी की एक औरत है जिसको कुकीज़ो ने कत्ल किया है। दरअसल हकीकत ये जो तस्वीर है ये थी अरुणाचल प्रदेश की एक घरेलू तशद्दुद की विक्टिम की।
अच्छा, लेकिन जो असल जो मसला यहाँ पर क्रिएट किया है वो एक और तस्वीर में है। ये जो चल रही है कि एक तस्वीर वायरल होती है चुराचंदपुर में, जहाँ पर ये उसके करीब ये वाक़े हुए हैं, जिसमें एक लड़की है, उसकी लाश एक प्लास्टिक के थैले में रैप की गई है, उसके बराबर में एक सूटकेस है, और वो कहते हैं कि जी एक मेती खातून है जिसको रेप और मर्डर किया गया कुकियों ने। ठीक है, असल में इनका नाम है आयुषी चौधरी, ये दिल्ली की थी और इनके वालिदैन ने इनको नवंबर 2022 में कत्ल किया था। अच्छा, 48 घंटे इस खबर के वायरल होने के 48 घंटे बाद पुलिस ने बाकायदा तस्दीक की कि नहीं, अभी तक कोई ऐसा एक भी वाकया जिसमें मेतियों की खवातीन को निशाना बनाया गया है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। ना सिर्फ ये कि जो जिस लड़की का नाम लिया जा रहा था कि ये हमारी मेती औरत है जिसको कत्ल किया गया है, उसके वालिद साहब का भी बयान आया कि नहीं जी वो बिल्कुल सही है, उसका अपना भी बयान आया और पुलिस, दिल्ली वाली पुलिस की तरफ से भी बयान आया, लेकिन उस वक्त तक इट वाज टू लेट। ये जो वाकया है मई का, और इस तरह के 4 और वाकयात मैं आपको बयान कर सकता हूं, उन सब में जो हमलावर मेती थे उन्होंने कहा है कि ये हम चुराचंदपुर की उस लड़की का बदला ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाली खबरों की वजह से बात यहाँ तक जा पहुंची। जी, ऐसा ही होता है। पूरी उन्होंने कैंपेन ये आप मुजफ्फरनगर में भी आप ये देखेंगे, आप दिल्ली राइट्स में भी ये देखेंगे, आप रोहिंग्या राइट्स में भी अटैक्स में भी ये देखेंगे। ये एक ग्लोबल फिनोमेनन हो गया और कम से कम इंडिया और इस रीजन में तो ये बहुत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं तो थोड़ा और बात करते हैं कि इस पूरे मामले का भारत की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। भारतीय रियासत मणिपुर के जो वाक़यात रहे हैं पिछले 2.5 महीने में, उसकी बाज़ गश्त अब दारुल हुकूमत दिल्ली में सुनाई दे रही है। वहाँ पे अपोजिशन के जो रहनुमा हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी मोदी सरकार पर काफ़ी तनकीद की कि इस पूरे मामले पर वो अब तक क्यों खामोश रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है वो हुकूमत को कहते आ रहे हैं, मुतनब्बे करते आ रहे हैं कि आप ख़तरात से खेल रहे हैं जिस तरह की आप पॉलिसी अपनाए हुए हैं। बिल आखिर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पर लबकुशाई की और उन्होंने इस पूरे वाक़े की मज़म्मत की। तो अब इसके साथ ही मैं ये सोच रहा हूँ, जब ये साहब यूएस कांग्रेस से खिताब कर रहे थे तभी मणिपुर में आग जल रही थी, अभी जब फ्रांस के दौरे पे थे तब भी मणिपुर में आग जल रही थी, अभी फिर उसके बाद यूएई गए तब भी मणिपुर में आग जल रही थी। लेकिन आज इनका जो हृदय है वो पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। वीडियो आ गई ना, वायरल हो गई और वो पूरी दुनिया में उसका चर्चा। अच्छा, वो बेसिकली अब मतलब मेन फोकस भी इनका यही है कि वीडियो को किसी तरह से ट्विटर से हटा दें। हाँ, ये डिमांड किया है, ये उनकी डिमांड है। ट्विटर हटा भी देगा। हाँ जी, हटा भी देगा। ट्विटर So, उनकी हर बात मानते हैं। अब ये है कि ये जो भारतीय पॉलिटिक्स में एक और डेवलपमेंट हुई जो मेरा ख्याल है मार्क करना जरूरी है कि जो तमाम सारी जो है ऑपोजिशन की पार्टीज, उन सब ने एक अलायंस कर लिया है कि अगले साल जब इलेक्शन होगा तो उसमें मोदी सरकार का किस तरह मुकाबला करना है। और जो उन्होंने उसका अब्रीविएशन बनाया है वो भी है इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और इसमें पार्टी, शिवसेना से लेकर आम आदमी पार्टी और बीच में कांग्रेस और ये सारे रीजनल पार्टीज, सारे चोर डकैत एक तरफ। और अच्छा, लेकिन वो स्लोगन अच्छा है कि जी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की है, बामुकाबला भारत तोड़ो सरकार। ये एक तो अच्छा क्रिएटिव तो है ना इंडिया में। अच्छा, नेशनलिज्म पे जाहिर है कि अगले साल का इलेक्शन घूमेगा, यानी इंडिया बामुकाबला भारत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व का जो नज़रिया है वो भारत से जुड़ा हुआ है। वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है कॉलोनियल लेगेसी का नाम है, इसीलिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला जुमला है कि इंडिया यानी भारत, उसमें से इंडिया निकाल दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी ये फ्रिवलेस है, इस तरह की चीज़ों से हमारा टाइम ना ज़ाया किया जाए। लेकिन बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी फॉर इंडिया, अब ये बड़ा मसला है कि उसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि असम के जो बीजेपी के वज़ीर आला हिमंता बिस्वास, उन्होंने तो अपना ट्विटर हैंडल चेंज कर लिया है, वो इंडिया से भारत हो गया है। तो अब ये नई डिबेट शुरू हो गई है, इंडिया वर्सेस भारत। पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा तो है ना। बट बहरहाल ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये जो पूरा अलायंस बना है क्या ये मोदी के जो जगरनाथ है उसका मुकाबला कर पाता है या नहीं। ये अगले साल की हिकमत अमली है वहाँ की सियासी जमातों की। बहरहाल हमारा टाइम अब यहीं पे ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल फ्राइडे कॉल इन है, आपकी हम कॉल्स लेंगे, आपकी बात सुनेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।
खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।